ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ल्यूसेंट के बारे में कभी ना कभी सुना होगा या फिर आप ल्यूसेंट जरूर पढ़े होंगे। दोस्तों, अभी ल्यूसेंट हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, पूरा अच्छे से ल्यूसेंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आपको केवल ध्यान से इसे सुनना है, आपका पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा कम टाइम में और आप हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। अभी आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 1 करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 1 आज करेंगे। मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों के आक्रमण के बारे में। किसमें? भारत में मुस्लिमों के आक्रमण के बारे में। इससे पहले के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा था कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ था। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका जन्म 570 एडी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 632 एडी में। ऐसा हम लोगों ने किया था। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाते थे, जो कि जिनका कंट्रोल था इस्लाम धर्म के राजनीतिक और धार्मिक गुरु, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो बात आती है कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है वो किस प्रकार से हुए। तो सबसे पहले अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। उसके बाद तुर्क मुसलमानों ने किया आक्रमण। उसके बाद अफगानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में, अरब लोगों के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके बारे में। तो भारत पर सबसे पहले जो जिस अरब के द्वारा आक्रमण किया गया था वह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और कब आक्रमण किया था? तो सिंध पर उसने 712 एडी में आक्रमण करके सिंध पर विजय पाई थी। और ऐसा क्यों उसने आक्रमण किया था? तो इसके पीछे की एक कहानी है कि श्रीलंका के एक शासक थे जिन्होंने उस समय के जो खलीफा था 712 एडी के आसपास, 8वीं शताब्दी के आसपास, तो उस समय का जो खलीफा वलिद था, तो उसके लिए श्रीलंका के शासक ने कुछ गिफ्ट वगैरह भेजा था। तो वो जब गिफ्ट आ रहा था तो देवल नाम के एक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरे के द्वारा वह उपहार वगैरह लूट लिया गया था। अब चूंकि वो खलीफा के लिए जा रहा था तो खलीफा ने ऐसा कहा कि सिंध के शासक उस समय कौन थे? दाहिर थे। उसको कहा कि एक काम कीजिए, आप लुटेरा जो लूटा है उसे खोज करके हमें दीजिए, ढूंढ करके दीजिए। लेकिन सिंध के शासक दाहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया और सहायता करने से मना कर दिया। इस बात को सुन करके जो खलीफा है उसने ईरान के शासक अल हजाज को कहा कि जाओ भारत के ऊपर आक्रमण करो, सिंध के ऊपर आक्रमण करो। और अल हजाज ने 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेज दिया और उसने आक्रमण किया और सिंध पर जो सबसे सफल आक्रमण पहला उसी ने किया और 712 एडी में अरब पर आक्रमण करके राजा दाहिर को हराया था। तो अरब पर आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगर बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने जो लिसेंट में नहीं दिया उसके अलावे भी हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया था। क्या? पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या होता है? तो एक टाइप का टैक्स होता है। क्या होता है? एक टाइप का राजनीतिक टैक्स होता है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है। तो ये टैक्स लगाने वाला भारत में पहली बार कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और उसके आक्रमण की जानकारी और उसके सिंध विजय की जानकारी किस बुक से प्राप्त होती है? चचनामा नामक के बुक से प्राप्त होती है। किसके? चचनामा नामक के बुक से प्राप्त होती है। और इसको लिखने वाले थे अली अहमद। कौन? अली अहमद। अच्छा, चच जो था वो दाहिर के पिता का नाम था। इतना हम लोग देख लेते हैं। आगे बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में। किसके बारे में? महमूद गजनी के बारे में। तो 932 ईस्वी की बात करते हैं। 932 ईस्वी में अलप्तगीन, अब ये महमूद गजनी जो है वो तुर्क आक्रमणकारी था। महमूद गजनी कौन था? तुर्क आक्रमणकारी। अभी हम लोगों ने अरब के बारे में देखा, अब देख रहे हैं तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में। तो 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार, याद रखिएगा, एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की उसने स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। अब अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया। किसने? पिरितगीन ने शासन किया। और इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया।
प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। और अलप्तगीन का एक गुलाम तथा दामाद बोल लीजिए, ठीक है, सुबुक्तगीन, जो कि 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अब महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। याद रखिएगा, अलप्तगीन का दामाद कौन? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ही भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ महमूद गजनी, जो कि सुबुक्तगीन का बेटा था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और बगदाद का खलीफा उस समय कौन था? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। ठीक है, याद रखिएगा, बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्लाह। उसने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि उसे दी थी। याद रखिएगा। और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति थी, लूटना था। मतलब ये लोग लुटेरा था और कुछ नहीं था। ठीक है, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। और याद रखिएगा, महमूद गजनी को एक उपाधि भी दी जाती है जिसको कहते हैं बूथ किसन। याद रखिएगा, बूथ सिकन यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था और उसकी एक उपाधि भी थी बूथ सिकन यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला। तो याद रखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने फिर 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। क्या हुई? जयपाल की पराजय हुई। और महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिएगा, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कान से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। अब क्या है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, उस पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। याद रहेगा कि जो महमूद गजनी का सबसे जो इंपॉर्टेंट चर्चित आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में किसमें? सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया था। और क्या था कि सोमनाथ की रक्षा में जो सहायता अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और उसे कुछ संपत्ति लूट ली थी। तो क्या होता है, उसके बाद जो है कि संपत्ति जब लूट लेती, संपत्ति उन लोगों ने लूट लिया तो फिर क्या करता है कि वो जाटों के विरुद्ध लास्ट में अभियान करता है। मतलब जाटों ने ही उसकी संपत्ति लूटी थी। तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कह सकते हैं 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। और महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी क्या था? प्रथम शासक। याद रखिएगा, या यूं कहे कि प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी थी। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद के सेना में कौन? याद रखिएगा, सेवंद राय तथा तिलक जैसे उच्च पदों पर क्या थे? आसीन थे। उसके बाद महमूद गजनी के दरबार में, या फिर यूँ बोले कि अलबरूनी, फिरदौसी, कौन जो फिरदौसी है, अलबरूनी है, उतबी है, फर्रुकी है, तो उसके दरबारी विद्वान थे। याद रखिएगा, ठीक है। अलबरूनी फिरदौसी या और अलबरूनी की एक बुक के बारे में आपको पता होगा, तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, या फिर उसे भारत की खोज कहा जाता है।
फिरदौसी क्या, एक बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। वहीं पर उतबी ने क्या लिखा, किताब उल यामिनी। उतबी ने क्या लिखा है, किताब उल यामिनी। और फर्रुकी ने, या आपको बताना है कि फर्रुकी ने क्या लिखा था। फर्रुकी ने क्या लिखा था, तो ये याद रखना है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। महमूद गजनी के अधीन गौर एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है, याद रहिएगा। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर। कब, मुल्तान के विरुद्ध किया था, ठीक है। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ और यहां का शासक उस समय कौन था, भीम द्वितीय। कौन था, भीम द्वितीय, और इसे मूलराज द्वितीय भी कह सकते थे। तो भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। याद रखिएगा कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुजरात अभियान होता है, यानी कि वो पाटन पर आक्रमण करता है और उस समय वहां का शासक था भीम द्वितीय। कौन, भीम द्वितीय। और याद रखिएगा इसकी मां थी नायिका देवी। भीम द्वितीय की मां थी नायिका देवी और इसकी संरक्षिका थी। भीम द्वितीय उस समय छोटा था, छोटा बच्चा था, और इसकी मां थी नायिका देवी और इसकी संरक्षिका भी थी। और नायिका देवी ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। और भीम द्वितीय की जो राजधानी थी वो अनहिल पाटन थी, याद रहेगा। अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, सबसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पहले तराइन के युद्ध में विजय हो जाता है और वो चला जाता है, जीत करके लौट जाता है। तो सोचता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है कि ये लोग आ गया, मार पट के, मतलब हार के चला गया, फिर क्या ही आएगा। लेकिन वो 1 साल बाद फिर लौटता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसमें वो पूरी तरह से तैयार होकर के आता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अगला युद्ध होता है 1194 में चंदावर का युद्ध गौरी एवं जयचंद के बीच, वही जयचंद गढ़वाल शासक था और इसने द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी और जब पृथ्वीराज का लड़ाई हुआ था तो इसने पृथ्वीराज के खिलाफ इस जयचंद ने उसका साथ दिया था, मोहम्मद गौरी का। लेकिन चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हुआ, इसमें गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई होता है और जयचंद को मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा इस युद्ध में, मतलब गौरी विजयी हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जब यहां से जीत जाता विजित प्रदेशों पर, मतलब जो प्रदेश पर इसने जीता था, ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करता थे, उसको अपने गुलामों को सौंप दिया कि तुम लोग यहाँ पर शासन वगैरह करो और हम यहाँ से चलते हैं। तो क्या होता है कि 1205 ईस्वी में, किसमें, 1205 इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1205 ईस्वी की बात है कि मोहम्मद गौरी का खोखरों के खिलाफ एक अभियान होता है, ठीक है। खोखरों के खिलाफ एक अभियान होता है जिसमें कि गौरी घायल हो जाता है उस युद्ध में और उस अभियान में, और गौरी घायल होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है 15 मार्च 1206 को। 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या हो जाती है। फिर अब देखेंगे सल्तनत काल, जिसे सल्तनत काल को अब हम देखते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसे सुनिएगा ध्यान से। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। सल्तनत काल में सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश। सल्तनत कालीन हम कौन कौन से वंश के बारे में बात करेंगे, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, और याद रखिएगा गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और वह गौरी का गुलाम था। कौन था, गौरी का गुलाम था।
तो ठीक है, और यहाँ नोट दिया गया है गुलामों को फारसी में बदगां कहा जाता है। गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। उसके बाद फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। अब देखते हैं दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है एवं अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, यह जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो जो यह मस्जिद बनाया गया था, यहाँ पर पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। तो अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, संस्कृत महाविद्यालय के ऊपर बनाया गया था, मतलब उसको ढहा करके बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। याद रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, उसको बर्बाद कर दिया था। और वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जो पोलो का सुनते होंगे, उसको खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में ही दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कौन? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। मैंने बताया था कि ये तुर्कों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अरब के बाद तुर्क के बाद अफगानी देखेंगे। तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था और यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। मतलब जो गुलाम था उससे अपनी बेटी का शादी करा दिया तो दामाद भी हो गया। अब ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुना के निकट करवाया था। याद रखिएगा, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। किसके निकट? देहली ए कुना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। सबसे पहला मुसलमान जिसने सुल्तान का पद धारण किया था या सुल्तान की उपाधि ली थी, तो वह कौन था? वह था महमूद गजनवी। लेकिन वैधानिक स्वीकृति जो खलीफा से सुल्तान पद की मिली थी, वो किसको? इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए, जो मंगोल था, तो चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। यानी कि चंगेज खां जो मंगोल था, मंगोलों के से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। आगे देखिए कि जो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ठीक है, और वह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था और इसके अल्पकालीन शासन पर उनकी माँ, मतलब उसकी माँ जो था रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया, इल्तुतमिश की बेटी रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। किसको? रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। ठीक है,
और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने एक शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा टाइप से और कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठा दिया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। आगे देखिए कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो गई। अब रजिया का ये यार था कौन? अल्तुनिया था, रजिया का लवर अल्तुनिया, और इससे इसकी शादी हो गई। और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। अब रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि रजिया जिससे शादी हुआ था अल्तुनिया से, तो अल्तुनिया उसका भाई था, लेकिन अपने गद्दी पाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। ठीक है, इसका कुछ कहानी है लेकिन अभी उतना लंबा कहानी नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, जो रिसेंट में दिया गया उसे ही देखते हैं। तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर लेती है, लेकिन रजिया जब उससे शादी करके लौट रही होती है तो यहाँ से जो एक दल चालीसा के बारे में आपने सुना होगा, जो किसने तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है, उसकी स्थापना उसका स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो दल चालीसा को भेजा जाता है कि जाओ रजिया को वहीं पर बीच रास्ते में ही मार दिया जाए। तो रजिया को कैथल के पास ही उन 40 दल चालीसा के जो 40 डाकू थे वो रजिया को घेर लिया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी कैथल के पास। और याद रखिएगा रजिया का जो मकबरा है या फिर का जो दफनाया गया था वो कैथल में ही। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह को, जो कि रजिया का भाई था, तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई और इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। आगे देखिए, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, इसको जब कभी थ्योरी का क्लास कराएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि कितना क्रूर था। लौह एवं जो शांति की नीति थी वो किस प्रकार किसे इन्होंने लाया था, पैबोस, सिजदा, ये सब सारा कुछ हम लोग देखेंगे। देखते हैं इसमें है या नहीं। तो कहता है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान ए चहलगामी दल चालीसा और उसका विनाश बलबन ने कर दिया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राजदरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने की थी। सिजदा का मतलब क्या होता है कि लेट जाओ, पैबोस का मतलब लेट करके सुल्तान का पैर चूमो। तो ये सिजदा और पैबोस का प्रथा जो है बलबन ने शुरू करवाई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को भी प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने ही पालन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी और बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तय कराकर दुरुस्त रखता था। याद रखिएगा, बलबन के दरबार में फारसी की प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। अब देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। देखिए, बहुत लंबा है गुलाम वंश को पढ़ना अच्छे से डिटेल में, लेकिन ल्यूसेंट से है तो ल्यूसेंट से भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आपको इतना जानकारी होना चाहिए और थ्योरी क्लास भी आएगा और इसके ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, वहां से आप लोग कर लीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश 1290 से 1320 गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके
13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, याद रखिएगा, गुलाम वंश का शासन रहता है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद, उनके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन हसन था। याद रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, अमीर खुसरो ये अलग से था, ठीक है, ये इतना अलग है। अब इसको यहाँ से देखते हैं कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद, यानी कि जो जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वाला मूवी आपने देखा होगा, पद्मावत, तो अलाउद्दीन खिलजी वही। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा तथा दामाद था और उसने, खिलजी ने कड़ा मिनकपुर प्रयाग में उसकी हत्या कर दी थी। कड़ा मिनकपुर जो कि प्रयाग है अभी, तो उसमें उसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन की 1296 में। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। आगे देखिए, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की और अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व, जो भूमि का रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू की दर को, रेट को बढ़ा करके उसको उपज का आधा कर दिया। और इसने खम्स क्या होता है, जो कि राजा वगैरह, सुल्तान जब कहीं लूट करता है तो लूट मार करेगा तो उस लूट का धन को खम्स कहा जाता था। और लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। यानी कि पहले 4 भाग में 1 भाग सुल्तान लेता था और 3 भाग बांट दिया जाता था औरों में, लेकिन अब 4 भाग में 3 भाग सुल्तान को चाहिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी थी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। आगे देखिए, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर याद है आपको, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हुई, मलिक कफूर एक जो कि लिपटते रहता है इससे, खिलजी से, तो वही दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा। और याद रखिएगा, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण किसके? तो जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि किसी और ने नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद से यह लिया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। आगे देखिए, सहना ए मंडी क्या होता है, तो इसके पहले थोड़ा सा कुछ टेबल दिया गया, उसे देखते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद इस प्रकार से थे, जैसे कि दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दीवान ए रियासत। अगला है सहना ए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कौन होता था? सहना ए मंडी। आगे देखिए, बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था बरीद। और एक है मूनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला मूनहियान तथा गुप्तचर, जो कि बाजार में छिप करके वो गुप्त सूचना किसे देता था? तो सुल्तान को देता था। अमीर खुसरो कौन था? इसका वास्तविक नाम, इसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास, याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कहां पर? पटियाली में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास है, वहां पर 1253 में हुआ था। और खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन?
खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता था। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अभी हम कहाँ पर थे कि जो जमैयत खाना ये तो देख लिया, सिकंदर सानी ये भी देख लिया। अब देखिए सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी सराय अदल में। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति फितारी के फिरोज शाही से मिलती है। अब देखिए खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन इस्लामी की कृति है। याद रखिएगा कि खजाइनुल खतु अमीर खुसरो की, रिहला इब्न बतूता की तथा फुतुहस लातीन इस्लामी की कृति है, इस्लामी का रचना है। लिखने याद रखिएगा अमीर खुसरो ने लिखा है खजाइनुल फतू को, इब्न बतूता ने लिखा है रहला को तथा इसामी ने लिखा है फुतुहस लातीन को। अब देखिए मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर जो कि मापतौल अधिकारी होता था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया, यानी कि सुल्तान की भूमि होती थी खालसा भूमि उसमें बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे इस प्रकार से। देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाला दो नए कर थे, चराई कर तथा गढ़ी कर। चराई कर तथा गढ़ी कर। चराई कर होता था दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर, गढ़ी कर होता था घरों एवं झोपड़ी पर जो कर लगाया जाए वो गढ़ी कर होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये दोनों कर लगाए थे, चराई कर तथा गढ़ी कर। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कहां पर कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। किसके? तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग तथा तारताक के नेतृत्व में हुआ। एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? 5 जनवरी 1316 को हो गई। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुष, देख लो क्या पसंद था इसे। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। देखो पागल को। अब देखो मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। मुबारक खान के वजीर खुसरो खान। कौन? खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने खुद को पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब देखिए अगला वंश आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1398 तक इसका शासनकाल रहता है। 1320 से 1398 तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां, जो कि इस खिलजी वंश का सबसे लास्ट का शासक था, तो खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 2020 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है।
ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ग्यासुद्दीन के बाद उलुग खां या फिर जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जो है उलुग खां या फिर जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और उसके बाद मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था और विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद इसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया था और उन डिसीजनों पर यह खरा नहीं उतर पाया था, या फिर इसने इतना एक्सपेरिमेंट किया था कि यह थोड़ा सा कहता है ना पढ़ा लिखा मूर्ख, तो इस टाइप का आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित था, लेकिन इसने इसे किया था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिशासु कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नाम का एक नवीन विभाग की स्थापना करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एग्रीकल्चर के विकास के लिए अमीर ए कोही का स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या था वह? तो कृषि के विकास करने के लिए एक विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि क्यों उसने अपने प्रजा को सताने के लिए देवगिरी से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने के लिए ताजे फल जो कि खुरासान से आते थे एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार ऐसा कहा है, फरिश्ता ने कहा है, तांबा, बरनी के अनुसार बरनी ने ऐसा कहा है, और धातुओं के सिक्के चलवाए थे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा के तथा तांबा धातुओं के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की भी संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एग्जीक्यूट करे गए थे 4 योजनाएं वो इस प्रकार से थे। दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कुराचील का अभियान। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके बिल्कुल असफल हुए थे और बहुत ब्लॉकबस्टर पर ये फ्लॉप हुआ था। पूरा फ्लॉप शो था इसका सारा का सारा। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी का परिवर्तन करना देवगिरी से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो बिल्कुल एकदम फ्लॉप हुआ था इसका, और खुरासान एवं कुराचील का अभियान। तो ये सारे के सारे अभियान इसके क्या हुए थे? फ्लॉप हुए थे। आगे देखिए, मोरक्को देश का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। इब्न बतूता को अफ्रीकी यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में क्या था? दिल्ली का काजी से नियुक्त कर दिया गया था। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला किसकी पुस्तक? इब्न बतूता का। और यह किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है रेहला में। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। आगे देखिए, इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन भी किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था और इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। तूतीनामा किसने अनुवाद किया था? तो एक फारसी में अनुवाद किया था संस्कृत कथाओं को जिया नक्शबी ने, जिसका नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 12 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, चूंकि यह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने वाला सुल्तान था और यह थोड़ा बुरी तरह से ये सारे के सारे इसके एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो रहे थे, और उस समय इसके समय में थोड़ा सा जो इसके अधीन जो राज्य थे, इसके अधीन जो भी साम्राज्य या कुछ अलग अलग वंशज थे, सबको इससे अलग होने लगे थे धीरे धीरे। तो उसी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं भुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी। हरिहर एवं भुक्का ने महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमद शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके शासनकाल में अलग अलग जो इसके सामंत, इसके अधीन आते थे, जो भी थे, सब कोई अपना अलग अलग शासन व्यवस्था का व्यवस्था करने लगे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को यानी कि पूरा परेशान करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे भी बनाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूदन में शेख मुल्तान इत्यादि संतों की कब्र पर मकबरे भी बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक, इसके बाद कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसका राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। यानी कि फिरोज शाह तुगलकों ने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया गया। केवल 4 कर इस प्रकार से थे: खराज कर यानी कि जो लगान होता था, खम्स यानी कि युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। ये 4 प्रकार के कर उसने रखे और लगभग 40 प्रकार के जो कर थे, जो बहुत बुरे कर थे, वो सबको खत्म कर दिया। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक को ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया था। आगे देखिए, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर इत्यादि प्रमुख है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें कि हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, जो कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों के लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी, और ये विभाग जो था केवल मुस्लिमों के लिए था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कौन? दीवाने खैरात। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय ही थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना भी करी थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की भी स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक की रचना है फतुहात ए फिरोज शाही। फतवात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की। इसने जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया।
यानी कि इसके दरबार में रहते थे जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज। आगे देखिए, उसके बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन के द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर से के पुस्तकालय से लूटे 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद इसको करवाया था। आगे देखते हैं कि इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के भी निर्मित करवाए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के सिक्के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा तथा विक कहा जाता था। अद्धा तथा विक कहा जाता था। चांदी एवं तांबे के मिश्रण के भारी संख्या में जारी करवाया, अद्धा तथा विक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई और फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम से में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने राजधानी में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और उसके बाद इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का। आगे देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुस ससर्क जो पूर्वाधिपति थे की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की। आगे देखिए, सैयद वंश को देखते हैं। 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण करी थी। आगे देखिए, धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दिवालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, खिज्र खां को। तो खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को का टैक्स भी भेजता था। अब खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। अब खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी और याहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, जो सैयद वंश का शासन, जो सैयद यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश यानी कि 1414 से 1451 तक। आगे देखिए, लोदी वंश के बारे में बात करते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 1451 से 1526 तक और 1526 के बाद मंगोल संवंश शुरू होगा, तो मंगोल वंश को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय। देखिए, पहले हमने बात किया था अरबियों के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने किया तुर्कियों के बारे में, अब हम लोग करते हैं लोदी वंश अफगानियों के बारे में। तो कहता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के पर का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, यानी कि बहलोल लोदी। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी स्वयं को खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर शाह की उपाधि, सुल्तान सिकंदर शाह। बहलोल लोदी की उपाधि से बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, और निजाम खां ही सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लिया और निजाम खां को ही कहते हैं सिकंदर लोदी, और यही
यही सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना भी करी थी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए मापन का प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। भूमि का मेजरमेंट वगैरह लेने के लिए जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट होता है, उसको वह पैमाना, प्रामाणिक पैमाना जो है वो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ही कराया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से, गुलरुखी टाइटल से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके ही आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद होता है। ठीक है। अब इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। कौन? तो लोदी वंश का सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम यानी कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। तो आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा सिकंदर लोदी के बाद? तो इब्राहिम शाह। और इब्राहिम शाह कब बैठा? 21 नवंबर 1517 को। और उसी दिन उसकी पिताजी उसके बाप की मृत्यु हो गई थी, इब्राहिम शाह की। तो फिर अभी हम लोगों ने देखा सिकंदर लोदी का। आगे देखिए, संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम स्थान जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुइयाँ ने 1505 में बनवाई थी। आगे बात कर लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इसी युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। अब आगे देखते हैं तत्कालीन शासन व्यवस्था। उस समय का जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है उसे देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। जो लोदी सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया और मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था बार ए खास में। अब देखते हैं बार ए आजम। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब देखते हैं मंत्री और उससे संबंधित विभाग। जो वजीर होता था जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है। वजीर प्रधानमंत्री को राजस्व विभाग का यह प्रमुख होता था। वहीं पर मुशरिफ ए मुमालिक एक महालेखाकार होते थे। मुशरिफ ए मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा महालेखाकार का काम होता था जो मुशरिफ ए मुमालिक था। आगे देखिए मजमूअदार उधार लेने लिए धन का हिसाब रखना। आगे देखिए खजीन जो है कोषाध्यक्ष होता था। खजीन कोषाध्यक्ष अरीज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सर्द उस शूद्र यानी कि सद्र उस शूद्र का मतलब यह है कि धर्म विभाग व दान विभाग का प्रमुख। सद्र उस शूद्र। अब देखिए काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कलात होता है। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वहीं पर वकील ए दर जो है सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग था जो कि केवल मुस्लिम बच्चों और बच्चियों और लेडीजों के लिए था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। वहीं पर दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग था। क्या
याद कर रहे हैं आप लोग तो याद भी करते जाएंगे साथ के साथ। आगे देखिए, जो विभाग दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था और इसके हेड थे अलाउद्दीन खिलजी। याद याद रखिएगा, इसके हेड थे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, दीवाने कोही के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसके हेड कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था, इसको किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, किसने बनाया था? बलबन ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक तथा दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखिए, सल्तनत काल में दीवाने रियासत, सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो होता था वो धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों एवं तथा योग्य विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष क्या होता था? इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इस्तिहाक के बारे में हम लोगों ने किसके बारे में? तो हम लोगों ने देखा सल्तनत काल में सदर वगैरह के बारे में। दीवाने इंसार नामक विभाग राज्य के पत्राचार में, दीवाने इंसार नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था, इससे संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। देखिए, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी और ये दूत बरीद कहलाते थे। वही बरीद जो बाहर में रह करके गुप्तचरी करता था। ठीक है, बरीद याद रहेगा, बरीद कहलाते थे। अब देखिए, बात करते हैं बरीद के पद पर क्या कहते हैं? शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे विश्वास पात्र लोग ही बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही की थी। याद रखिएगा, लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का सबसे पहले शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था और यह विभाग नगरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। अब देखिए, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सुबह कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में हमने कौन कौन से वंश देखे? तो हमने देखे गुलाम वंश, हमने देखे तुगलक वंश, हमने देखे सैयद वंश, हमने देखे लोदी वंश। तो आपको ये 4 वंशों को देखना था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सुबह कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था और जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, एक सैन्य अधिकारी भी होता था। आगे देखिए, राजस्व यानी कि टैक्स व्यवस्था, रेवेन्यू व्यवस्था जो उस्र होता था वह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था और जो खराज होता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर। मतलब जो लैंड टैक्स है, जो भूमि पर टैक्स लगता था, जमीन पर टैक्स लगता था, मुसलमानों से लेने वाला उस्र कहलाता था, हिंदुओं से लेने वाला खराज कहलाता था, मुसलमानों पर जो धार्मिक कर होता था वो जकात कहलाता है। आप कुछ भी कमाएं, आप अपनी कमाई का 40वां हिस्सा जकात में जरूर दें। और जाजिया होता था, गैर मुसलमानों के ऊपर धार्मिक कर होता था। खम्स क्या होता है? तो यह लूट में लूटे हुए धन जो है उसे खम्स कहा जाता था। और खम्स में क्या होता था? प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग पर, जिस पर सुल्तान का अधिकार था इसमें सल्तनत कालीन में, और उसके बाद तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए, सिकों को परगनों में, सिकों को जो पहले क्या होता था, इक्ता को बांटा गया सिकों में और सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। और आमील परगने का मुख्य अधिकारी था। आमील जो था वो परगना जो बनाया जाता था। देखो क्या, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इक्ता है, इक्ता को सिकों में बांटा गया, सिकों को परगनों में, और जो परगने का मुख्य अधिकारी होता था वो अमील होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अमील कौन होता था? तो अमील होता था परगने का मुख्य अधिकारी, जो कि ये सिकों को परगनों में, और तो ये इसमें मुख्य अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग
खूंट जो कि छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे और ग्राम का एक पटवारी भी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सल्तनतकालीन व्यवस्था में ग्राम होती थी और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खूंट छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी होता था। आगे देखिए, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल के नाम दिया गया था। अब देखिए, मंगोल सेना के मंगोल सेना के यहाँ पर क्या है कि जो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने करी थी। सुल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे। ये देखिए, कुरान, हदीस, इजमा तथा कयास। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा तथा कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सुल्तान जो सल्तनत काल में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है और भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, जो कि सुल्तान के अधीन रहती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ स्थान हैं और उसके प्रसिद्धि के कारण क्या थे। तो उस समय सल्तनत काल में कुछ स्थान थे, जैसे कि सरसूती, तो यहाँ अच्छी किस्म के चावल मिलते थे। सरसूती से अच्छी किस्म के चावल मिलते थे। अनहिलवाड़ा व्यापारियों के तीर्थस्थल के रूप में सल्तनत काल में फेमस था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। बनारस सोने चांदी व जड़ी बूटी जड़ी काम के लिए फेमस था। अब देखिए क्या होता था कि जो जैसे कि सेना का क्या कहते थे, 10 अश्वरोही सेना को एक सरे खेल कहा जाता था। 10 सर एक खेल मिलकर एक सिपहसालार के नीचे रहता था। 10 सिपहसालार एक अमीर के नीचे रहता था। 10 अमीर एक मलिक के नीचे और 10 मलिक एक खान के नीचे रहता था। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरा सल्तनत कालीन व्यवस्था को देखा। अगले पार्ट में विजयनगर साम्राज्य और इसके आगे को हम लोग देख लेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप इसे ध्यान से सुनेंगे। बहुत ध्यान से आपको इसे सुनना है और इससे पाठ को रिवाइज करना है, इसकी एक एक लाइन को समझना है। अभी हम लोगों ने केवल ल्यूसेंट था तो ल्यूसेंट से देख लिया, और इसके अलावे जो थ्योरी क्लास होगी, जब जेपीएससी टाइप का कोई एग्जाम होगा या फिर कोई पीसीएस टाइप का एग्जाम होगा, बीपीएससी टाइप का, तो उसके पीटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी बेसिस पे पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है, लगातार हमें मनोबल प्राप्त होते रहता है, जिससे कि हमें मनोबल मिलता है और हम आपके लिए लगातार मेहनत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।